Now we discuss the Newton's law of motion. Okay, according to Newton's first law of motion, a body at rest or uniform motion remains at rest and uniform motion unless and until an external force is not applied on the body. ये जो फर्स्ट लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है या फिर मोशन में है तो वो रहने वाली है रेस्ट पर और यूनिफॉर्म मोशन में ही। कब तक? जब तक कि हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to the external force applied on the body। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि rate of change of linear momentum, that means dp by dt, the rate of change of linear momentum is directly proportional to the external force applied on the body। ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कह रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है कि फोर्स क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स किसके इक्वल होगा, m into a। यही कहा ना कि अगर बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में तो वो रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन में ही रहने वाली है। कब तक? जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गई, जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो गई मतलब वेलोसिटी या तो जीरो हो गई या फिर वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। और दोनों ही किसके केस है, रेस्ट के और यूनिफॉर्म मोशन के केस है। ठीक है, कब तक? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। लास्ट जो न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। कि अगर हम किसी भी बॉडी पर कोई एक्शन फोर्स लगा रहे हैं या फिर हम किसी टाइप का सम सॉर्ट ऑफ फोर्स किसी भी बॉडी पे लगा रहे हैं तो वो उसका रिस्पॉन्स जरूर करेगी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम मान लें कि एफ वेक्टर ए फोर्स ऑफ एक्शन है जो हमने किसी बॉडी पे अप्लाई किया है तो बॉडी भी क्या करेगी, सेम मैग्नीट्यूड का रिएक्शन फोर्स लगाएगी बट डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं। तो दीज आर द थ्री न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं लीनियर मोमेंटम को। लीनियर मोमेंटम क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसे क्या कहते हैं, उस बॉडी का लीनियर मोमेंटम कहते हैं। अब देखिए कोई भी बॉडी अगर मूव करी मोशन में तो देखिए उसके पास कितना मोमेंटम है, जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा या फिर जितनी ज़्यादा बॉडी के पास वेलोसिटी होगी उसके पास मोमेंटम भी क्या होने वाला है, उतना ही ज़्यादा होने वाला है। तो इसका सिंबल क्या होता है, फॉर्मूला पी वेक्टर, क्योंकि हमारा जो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो पी वेक्टर इज इक्वल्स टू एम वी वेक्टर। ओके, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करती है। लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या होगी, मास की एसआई यूनिट केजी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, सो लीनियर मोमेंटम की केजी मीटर पर सेकंड एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें वो क्या हो जाएगा, m1 l1t माइनस। अब हम करते हैं डिस्कस सम टाइप्स ऑफ लीनियर मोमेंटम और सम टर्म्स रिलेटेड टू द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है क्या बेटा हमारा, P इज इक्वल्स टू एम पी, यही है लीनियर मोमेंटम। अगर हम मान लें m कांस्टेंट है, मास हमारा कांस्टेंट हो गया, तो अगर हम मास को रिमूव करेंगे, मास को अगर हम रिमूव कर दें तो क्या हो जाएगा, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट के सम सॉर्ट तो P किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V के। तो जैसे जैसे हम लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे बॉडी का मास भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी, फर्स्ट केस के लिए ये ग्राफ प्लॉट होगा। सेकंड, अगर हम मान लें कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगेन देखिए लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम वेलोसिटी को रिमूव करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आएगा, तो हमारा लीनियर मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास के। मतलब जैसे जैसे अगेन लीनियर मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे बॉडी का मास भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा ड्यू टू दैट मोमेंटम। अब नेक्स्ट थर्ड केस की बात करें कि व्हेन द p इज कांस्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम ही कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट का लीनियर मोमेंटम ये टर्म कांस्टेंट है। अगर ये टर्म कांस्टेंट है इसका मतलब मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये कब कांस्टेंट हो सकता है कि अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट का मास सर्टेन अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, अगर मास इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी सेम अमाउंट से क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही तो मास क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। मतलब मास और वेलोसिटी अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मास एंड वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे,
यहाँ पे देखिए अगर p कांस्टेंट है तो मास और वेलोसिटी क्या हो गए, एक दूसरे के इनवर्स हो गए। कैसे इनवर्स हो गए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, p इज इक्वल्स टू mv है, ठीक है। अगर मैं v को इस साइड ले जाऊँ, सॉरी मास को इस साइड ले जाऊँ, तो p डिवाइडेड में m किसके इक्वल हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। p इज इक्वल्स टू mv है, मास को इस साइड ले गई तो लीनियर मोमेंटम डिवाइडेड में मास किसके इक्वल हो गया, वेलोसिटी। v तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर मैं v को रिमूव सॉरी p प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, अगर p को रिमूव कर दूं तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा। तो हमारी यही टर्म बन जाएगी v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। दैट मींस मास जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा वेलोसिटी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, हमारी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये हमारा थर्ड केस है। नाउ बेटा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम एक्सप्लेन करने वाले हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। दैट मीन्स rate of change of linear momentum dp by dt is directly proportional to the external force। यही है हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं रिमूव करूं तो यहाँ क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, dp by dt is equals to kf। यही वैल्यू आएगी फॉर द SI NCJ सिस्टम। जो हमारा k है उसकी वैल्यू होती है 1। अगर k की वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है F वो किसके इक्वल आ जाएगा, dp by dt के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है जस्ट अभी, तो हमें यहाँ से पता चला था कि जो लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो एक्सटर्नल फोर्स F किसके इक्वल आ जाएगा, d बाई dt ऑफ mv। यही वैल्यू आ जाएगी हमारे एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ mv। डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ मास इनटू में वेलोसिटी। अब देखिए मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है तो मास का तो डिफरेंशिएशन होने से नहीं रहा, तो मास क्या आ जाएगा हमारा, आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन किसका होगा, वेलोसिटी का। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट, इट इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। सो फाइनली द वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। ये हमने न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिया और यहाँ से ड्राइव किया कि जो ये फॉर्मूला था जो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, यहाँ से हमने एक और फॉर्मूला ड्राइव कर दिया जो क्या कह रहा है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन। कि किसी भी बॉडी पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, अगर ऑब्जेक्ट के पास सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। ये हमें किसने डिफाइन किया, न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। Now our next topic is the explanation of Newton's third law of motion। कि न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे डिस्क्राइब करेंगे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन इज इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन बट देयर डायरेक्शन इज अपोजिट। मतलब एक्शन फोर्स इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड विद द रिएक्शन फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या साइन लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। एक्शन रिएक्शन के इक्वल है बट किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। ये इसकी ब्रीफ है, ठीक है। अब इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। और उस कॉन्सेप्ट को भी यूज करने से पहले हम लोग क्या लेंगे, ऐसा सिस्टम लेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जिसका अपने सराउंडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है। इस सिस्टम में हमने दो बॉडी रखी, बॉडी ए एंड बॉडी बी। बॉडी ए है जो मूव कर रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड बॉडी बी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u2। अब हमें इन दोनों बॉडी को कोलाइड करना है। कोलाइड करवाने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन की, जो फर्स्ट बॉडी है उसकी वेलोसिटी किससे ज्यादा हो जाए, सेकंड बॉडी से, तभी वो सेकंड बॉडी के पास रीच अप कर सकेगी, ठीक है। तो अब इनका कोलिजन हुआ, बॉडी फर्स्ट और बॉडी सेकंड का, तो क्या होगा, अगर इनका कोलिजन हुआ तो इनकी वेलोसिटी में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। कि जो बॉडी बी है सम वेलोसिटी इंपार्ट करेगी बॉडी ए में, इसी तरह से बॉडी बी अपनी बॉडी वेलोसिटी ए को दे रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी में चेंज आता है दोनों बॉडी की। मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी अगर u1 u2 है तो आफ्टर कोलिजन जो बॉडी फर्स्ट है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 और जो बॉडी सेकंड है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2। और हमें पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू में वेलोसिटी।
अगर वेलोसिटी चेंज हो गई बॉडी की u1 से v1 तो उसकी लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, तो दोनों बॉडी का लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा। सो हम लोग मान लेंगे कि डेल्टा p1 वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट बॉडी के चेंज इन लीनियर मोमेंटम, सेकंड जो डेल्टा p2 वेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी b ड्यू टू द कोलिजन विद द बॉडी के। तो इन दोनों ही बॉडी के मोमेंटम में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज करें तो वो क्या कहते हैं, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो, कि जो चेंज आ रहा है सिस्टम के टोटल लीनियर मोमेंटम में वो कितना आने वाला है, जीरो। डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या होगा, डेल्टा p1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा p2। इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन। अब हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ डिवाइड कर देंगे डेल्टा t से, ठीक है। फिर उसके बाद कंडीशन ले लेंगे कि जो टाइम है जिसमें इन दोनों बॉडी में आपस में कोलिजन हुआ, ठीक है, टाइम ऑफ कोलिजन ऑफ द बोथ बॉडी, वो टाइम ऑफ कोलिजन वेरी शॉर्ट है। तो हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट क्या आ जाएगी हमारा, डेल्टा t इज वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। इसी तरह से हम यहाँ पे भी लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा t इज वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। तब हमारा डेल्टा इससे रिप्लेस हो जाएगा d से, तो dp1 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल्स टू माइनस dp2 divided by dt. Now the rate of change of linear momentum according to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum is directly proportional to f. यही लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स के। हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, कांस्टेंट किया आता है, हमने पहले डिफाइन किया था एसआई सीजे सिस्टम के लिए उसके की वैल्यू 1 होती है। तो dp by dt किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल फोर्स f के इक्वल होता है। तो यहाँ पे dp1 by dt है, dp1 मतलब चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी फर्स्ट। इसके मोमेंटम में कब चेंज आएगा, जब बॉडी ए पर फोर्स लगेगा ड्यू टू द बॉडी बी। ये कौन सा होगा हमारा, फोर्स ऑफ एक्शन होगा, इज इक्वल्स टू माइनस dp by dt। dp by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी सेकंड बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंज कब आएगा, इसने बॉडी ए पर फोर्स लगाया, बॉडी ए पर फोर्स लगाया मतलब अपनी कुछ वेलोसिटी बॉडी ए को इम्पार्ट कर दी, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो इसके लीनियर मोमेंटम में चेंज आ गया। सो ये किसके इक्वल आया, एक्सटर्नल फोर्स बी ए, मतलब द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी बी बाय द बॉडी ए। इसे हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ रिएक्शन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू द रिएक्शन फोर्स। और ये चीज हमने प्रूव की बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स।